स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का। मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं फियरकास्ट हॉरर पॉडकास्ट। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं लेकर आया हूं वो सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि आपकी रूह तक को हिला देने के लिए बनी है। यकीन मानिए, एक बार अगर आपने इस कहानी को आधा सुन लिया तो पूरी सुने बिना रह नहीं पाएंगे। हर मोड़ पर रहस्य, हर शब्द में सस्पेंस और क्लाइमेक्स वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा और चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका हर एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की दहशत भरी कहानी। प्रोफेसर आर्यन वर्मा, मनोविज्ञान में पीएचडी, 20 साल का अनुभव भूतिया मामले सुलझाने का। वो रावत हवेली में गए थे एक गुड़िया को शांत करने, लेकिन वो वापस नहीं आए क्योंकि उस गुड़िया ने अपने नाखूनों से उनकी गर्दन फाड़ दी। अगर विशेषज्ञ मर सकता है तो आम आदमी का क्या होगा? चलिए शुरू से बताता हूं आपको क्या हुआ था। अक्टूबर की वह शाम असामान्य रूप से ठंडी थी और मसूरी के उस पुराने इलाके में स्थित रावत हवेली अंधेरे में डूबी हुई खड़ी थी, जैसे समय ने उसे भुला दिया हो। राजेश रावत ने अपनी स्कॉर्पियो की चाबी घुमाई और गाड़ी का इंजन बंद कर दिया। बारिश की आवाज के अलावा चारों तरफ सन्नाटा था। उसने अपनी पत्नी मीरा की ओर देखा, जो पिछली सीट पर सो रहे अपने दोनों बच्चों को चिंता से देख रही थी। हम आ गए, राजेश ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में उत्साह नहीं था। मीरा ने हवेली की ओर देखा। 3 मंजिला यह विशाल इमारत अंग्रेजों के जमाने की थी, पत्थर और लकड़ी से बनी, नक्काशीदार खिड़कियों और बालकनियों वाली। लेकिन अब इसकी दीवारों पर काई जम चुकी थी, रंग उतर चुका था और कई खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। राजेश, मुझे यह जगह अच्छी नहीं लग रही, मीरा ने अपनी आशंका व्यक्त की। राजेश ने गहरी सांस ली। मीरा, हमने इस पर चर्चा की थी। दिल्ली में हमारा किराया इतना बढ़ गया था कि, और ये हवेली मेरे दादाजी की है, बिल्कुल मुफ्त। बस थोड़ी सफाई और मरम्मत की जरूरत है। थोड़ी? मीरा ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। पीछे से 8 साल का आयुष जाग गया। पापा, हम आ गए क्या? हाँ बेटा, ये देखो, यह हमारा नया घर है, राजेश ने कृत्रिम उत्साह से कहा। आयुष ने खिड़की से बाहर झांका और उसकी आंखें चमक उठी। वाह, कितना बड़ा है! ये तो किसी भूतिया किले जैसा लग रहा है। आयुष, मीरा ने डांटा। राजेश हंसा। चलो तुम लोग गाड़ी में बैठो, मैं पहले अंदर जाकर लाइट वगैरह चेक करता हूं। उसने छाता खोला और बारिश में भागते हुए हवेली के मुख्य दरवाजे तक पहुंचा। भारी लकड़ी का दरवाजा जिस पर शेरों की नक्काशी थी। उसने अपनी जेब से पुरानी चाबी निकाली, वही चाबी जो उसके वकील ने उसे दी थी जब उसके दादाजी की वसीयत खुली थी। चाबी ताले में घुसी, लेकिन जंग लगने की वजह से घूमी नहीं। राजेश ने जोर लगाया। आखिरकार एक कर्कश आवाज के साथ ताला खुल गया। दरवाजा खोलते ही उसके नाक में सीलन और पुरानेपन की गंध भर गई। अंदर घना अंधेरा था। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई। सामने एक विशाल हॉल था, बीच में संगमरमर का फर्श जिस पर धूल की मोटी परत जमी थी। दीवारों पर पुराने तैल चित्रों के फ्रेम लटके थे जिन पर मकड़ी के जाले थे। एक बड़ा झूमर छत से लटक रहा था, उसके कांच के टुकड़े धूल से ढके थे। राजेश को याद आया कि मुख्य स्विच बोर्ड बाईं ओर की दीवार पर होना चाहिए। उसने टॉर्च की रोशनी में स्विच बोर्ड ढूंढा और मुख्य स्विच चढ़ाया। कुछ नहीं हुआ। उसने फिर से कोशिश की। इस बार कुछ बल्ब भड़भड़ाए और फिर हॉल में कुछ पुराने बल्ब जल उठे, कुछ टिमटिमाते हुए, कुछ स्थिर। रोशनी मध्यम थी, लेकिन कम से कम अब अंधेरा नहीं था। राजेश ने चारों ओर देखा। हॉल के दाईं ओर एक बड़ी सीढ़ी ऊपर जा रही थी। बाईं ओर रसोई और भोजन कक्ष की ओर जाने वाला रास्ता था। सामने की दीवार पर उसके परदादा की एक बड़ी तस्वीर लटकी थी। सफेद दाढ़ी वाला कड़क चेहरा जो सीधे उसकी ओर देख रहा था। उसे अजीब लगा, जैसे तस्वीर की आंखें उसका पीछा कर रही हों। उसने अपना सिर झटका। बस, थकान है, उसने खुद से कहा। उसने बाहर जाकर मीरा और बच्चों को इशारा किया। मीरा ने 6 साल की बेटी पारी को उठाया, जो अभी भी सो रही थी, और आयुष के साथ बारिश में भागकर हवेली में घुस गई। ओह माय गॉड, मीरा ने अंदर आते ही कहा, कितनी धूल है यहाँ। कल से हम सफाई शुरू कर देंगे, राजेश ने कहा। आज रात के लिए मैंने ऊपर के एक कमरे में बिस्तर लगवा दिए हैं। केयरटेकर ने सफाई कर दी होगी। केयरटेकर? कौन केयरटेकर? मीरा ने पूछा। रामू काका, वो यहाँ पास के गांव में रहते हैं। दादाजी के समय से इस हवेली की देखभाल करते हैं। बुढ़े हैं लेकिन अच्छे आदमी हैं। वे सीढ़ियां चढ़ने लगे। लकड़ी की सीढ़ियां हर कदम पर चरमरा रही थीं,
दीवारों पर और भी पुरानी तस्वीरें लटकी थीं। किसी जमाने के रईसों की तस्वीरें, शिकार की तस्वीरें, पुराने मसूरी की तस्वीरें। पहली मंजिल पर एक लंबा गलियारा था जिसके दोनों ओर कमरों के दरवाजे थे। राजेश उन्हें आखिरी कमरे की ओर ले गया। यह सबसे साफ कमरा है, उसने दरवाजा खोलते हुए कहा। कमरा वाकई साफ था। एक बड़ा डबल बेड जिस पर साफ चादरें बिछी थीं, एक अलमारी, एक ड्रेसिंग टेबल और खिड़की के पास एक पुराना सोफा। कमरे में एक बल्ब जल रहा था और कोने में एक छोटा सा टेबल लैंप भी था। मीरा ने सोई हुई पारी को बिस्तर पर लिटा दिया। आयुष कमरे में इधर उधर घूमने लगा। पापा, मैं दूसरे कमरे देखना चाहता हूं, आयुष ने कहा। नहीं बेटा, अभी नहीं, अंधेरा हो गया है और बारिश भी हो रही है। कल सुबह देख लेना पूरी हवेली। प्लीज पापा, आयुष ने जिद की। आयुष, पापा की बात मानो, मीरा ने सख्ती से कहा। अभी खाना खाओ और सो जाओ, कल स्कूल में भी एडमिशन के लिए जाना है। राजेश नीचे गई और गाड़ी से खाने के डब्बे और जरूरी सामान लेकर आया। उन्होंने साथ लाए हुए पराठे और सब्जी से रात का खाना खाया। रात के 10 बज चुके थे। बाहर अभी भी बारिश हो रही थी। हवा की सीटी खिड़कियों से टकरा रही थी और कभी कभी बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। राजेश और मीरा बिस्तर पर लेट गए। आयुष फर्श पर बिछाए गद्दे पर अपनी बहन के पास सो गया। राजेश, मीरा ने धीरे से कहा, मुझे यहां अजीब सा लग रहा है। बस नई जगह है ना, कुछ दिन में आदत हो जाएगी, राजेश ने उसका हाथ थामते हुए कहा। लेकिन खुद राजेश को भी नींद नहीं आ रही थी। हवेली में अजीब सी आवाजें आ रही थीं। लकड़ी की चरमराहट, हवा की सीटी, दूर कहीं से किसी दरवाजे के खटकने की आवाज। आखिरकार थकान की वजह से उसकी आंख लग गई। अगली सुबह धूप निकली हुई थी। बारिश रुक चुकी थी और पहाड़ों पर कोहरा छाया हुआ था। मीरा सुबह 6 बजे उठ गई। उसने खिड़की से बाहर देखा। हवेली के पीछे एक बड़ा बगीचा था जो अब जंगल में तब्दील हो चुका था। पेड़ पौधे बेतरतीब ढंग से उगे हुए थे। घास कमर तक ऊंची थी। उसने सोचा कि सफाई में कितना काम लगेगा। वह नीचे रसोई की ओर गई। रसोई काफी बड़ी थी, लेकिन पुराने जमाने की। एक चूल्हा, एक पुराना गैस सिलेंडर और लकड़ी की अलमारियां। उसने गैस चेक किया, खाली था। चाय के लिए भी गैस नहीं है, वह बड़बड़ाई। तभी उसे बाहर से आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की से देखा, एक बूढ़ा आदमी हवेली के मुख्य दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। मीरा दरवाजा खोलने गई। नमस्ते बहूजी, बूढ़े आदमी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। मैं रामू हूं, इस हवेली का केयरटेकर। रामू काका करीब 70 साल के थे। सफेद बाल, झुर्रियों भरा चेहरा, लेकिन आंखें अभी भी चमकदार थीं। उन्होंने पुराना कुर्ता पाजामा पहना था और हाथ में एक लाठी थी। आइए अंदर, मीरा ने कहा। राजेश भी नीचे आ गया था। उसने रामू काका से हाथ मिलाया। काका, आपने कमरे की सफाई करवा दी थी, धन्यवाद, राजेश ने कहा। जी बाबूजी, मैंने सोचा आप लोग आराम से पहली रात गुजार सकें, बाकी हवेली की सफाई में तो महीना लग जाएगा। हम धीरे धीरे करेंगे। वैसे काका, क्या गांव में कोई सफाई करने वाला मिल सकता है? रामू काका की आंखों में कुछ बदला। उन्होंने सोच समझकर जवाब दिया। बाबूजी, सच कहूं तो गांव के लोग इस हवेली में काम करने से डरते हैं। डरते हैं? क्यों? मीरा ने पूछा। रामू काका ने अपनी लाठी जमीन पर टिकाई और गहरी सांस ली। बहूजी, यह हवेली बहुत पुरानी है। लोग कहते हैं कि यहां अजीब चीजें होती हैं। कैसी अजीब चीजें? राजेश ने हंसते हुए पूछा। भूत प्रेत वाली कहानियां? रामू काका गंभीर रहे। बाबूजी, मैं नहीं जानता कि भूत होते हैं या नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि इस हवेली में कुछ है। आपके दादाजी यहां अकेले क्यों नहीं रहते थे? क्यों वो शहर में रहना पसंद करते थे? राजेश की हंसी धीमी पड़ गई। मीरा ने बीच में कहा, काका, हमें गैस सिलेंडर चाहिए और कुछ सफाई का सामान भी। मैं इंतजाम कर दूंगा बहूजी, रामू काका ने कहा। लेकिन बाबूजी, एक बात कहूं? हाँ काका, कहिए। इस हवेली की तीसरी मंजिल पर मत जाइएगा, खासकर सबसे आखिरी कमरे में। क्यों? राजेश ने पूछा। बस मत जाइएगा, रामू काका ने कहा और वहां से चले गए। राजेश और मीरा ने एक दूसरे की ओर देखा। यह बूढ़ा पागल लगता है, राजेश ने कहा, या फिर वो कुछ जानता है जो हमें नहीं पता, मीरा ने एक धीरे से कहा। अगले कुछ दिन सफाई और व्यवस्थित करने में बीत गए। राजेश ने अपने ऑफिस को बताया कि वो अब वर्क फ्रॉम होम करेगा। मीरा ने बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवा दिया। धीरे धीरे हवेली रहने लायक बनने लगी। मीरा ने निचली मंजिल के कमरों की सफाई कर ली। पहली मंजिल पर उन्होंने 3 कमरे अपने इस्तेमाल के लिए तैयार किए। एक मास्टर बेडरूम, एक बच्चों का कमरा
और एक राजेश का ऑफिस। लेकिन दूसरी मंजिल अभी भी बंद और अंधेरी थी, और तीसरी मंजिल, वहां तो कोई जाता ही नहीं था। एक शुक्रवार की शाम स्कूल से लौटकर आयुष अपनी मां के पास आया। मम्मा, हम ऊपर वाली मंजिलों पर क्यों नहीं जाते? क्योंकि वहां सफाई नहीं है बेटा, गंदगी है, धूल है। लेकिन मम्मा, मैं देखना चाहता हूं। पापा ने कहा था यह हवेली बहुत बड़ी है, मैं सब कमरे देखना चाहता हूं। आयुष, अभी नहीं, प्लीज मम्मा, मैं सिर्फ एक बार देखना चाहता हूं। मीरा ने सोचा, आखिर कितने दिन तक बच्चों को रोक कर रखेंगी। ठीक है, उसने कहा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। आयुष खुशी से उछल पड़ा। उन्होंने एक टॉर्च ली और दूसरी मंजिल की सीढ़ियां चढ़ने लगे। सीढ़ियां पहली मंजिल से भी ज्यादा चरमरा रही थीं। यहां कोई बल्ब नहीं जल रहा था, इसलिए सिर्फ टॉर्च की रोशनी थी। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि यहां का गलियारा और भी लंबा था। दोनों तरफ कमरों के दरवाजे बंद थे। दीवारों पर और भी पुरानी तस्वीरें और धूल की मोटी परत। मीरा ने पहला दरवाजा खोला। कमरे में पुराने फर्नीचर रखे थे, एक पुरानी अलमारी, कुछ टूटी कुर्सियां, बक्से, सब कुछ धूल से ढका हुआ। यहां तो कुछ खास नहीं है, आयुष ने निराश होकर कहा। वे दूसरे कमरे में गए। यह कमरा थोड़ा बड़ा था। यहां पुराने ट्रंक रखे थे, कुछ पुराने कपड़े, किताबें। मम्मा, ये सब किसका सामान है? तुम्हारे परदादा का होगा, या उनसे भी पहले का। तीसरा कमरा छोटा था और खाली, सिर्फ खिड़की थी जिसका शीशा टूटा हुआ था। बाहर से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। चौथा कमरा अलग था। दरवाजा खोलते ही मीरा को अजीब सी गंध आई, जैसे कुछ सड़ रहा हो। कमरे में अंधेरा था और ठंड ज्यादा थी। उसने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। कमरा बिल्कुल खाली था, कोई फर्नीचर नहीं, कुछ नहीं। बस दूर कोने में एक पुरानी अलमारी खड़ी थी। चलो, यहां कुछ नहीं है, मीरा ने कहा, लेकिन आयुष अंदर चला गया। मम्मा, वो अलमारी देखो। आयुष, वापस आओ। लेकिन आयुष उस अलमारी की ओर भागा। अलमारी पुरानी लकड़ी की थी, जिस पर नक्काशी थी। दरवाजे बंद थे। आयुष, उसे मत छुओ, मीरा चिल्लाई, लेकिन देर हो चुकी थी। आयुष ने अलमारी का दरवाजा खोल दिया। अंदर अंधेरा था। मीरा ने तेजी से टॉर्च की रोशनी अलमारी पर डाली। अलमारी के अंदर कुछ पुराने कपड़े पड़े थे और उनके बीच में एक गुड़िया बैठी थी। मीरा की सांस रुक गई। गुड़िया करीब 2 फुट लंबी थी, पुराने जमाने की चीनी मिट्टी से बनी। उसने सफेद फ्रॉक पहनी थी जो अब मैली और फटी हुई थी। उसके बाल लंबे और काले थे, लेकिन बेतरतीब और उलझे हुए। लेकिन सबसे डरावना था उसका चेहरा। चीनी मिट्टी का सफेद चेहरा, बड़ी बड़ी कांच की आंखें जो सीधे देख रही थीं, और होठों पर एक मुस्कान, एक अजीब अप्राकृतिक मुस्कान जो डरावनी लग रही थी। वाह, एक गुड़िया, आयुष ने खुशी से कहा और उसे उठा लिया। आयुष नहीं, उसे वापस रखो, मीरा ने कहा, लेकिन खुद नहीं जानती थी कि वह इतना डर क्यों रही है। क्यों मम्मा, ये तो बहुत प्यारी है, मैं इसे पारी को दूंगा, उसे गुड़िया पसंद है ना। मीरा उस गुड़िया के पास जाना नहीं चाहती थी। कुछ था उसमें जो उसे बेचैन कर रहा था। वो आंखें, जैसे वो सच में देख रही हूं। बेटा, ये बहुत पुरानी है, टूट सकती है, चलो इसे यहीं छोड़ दो। नहीं मम्मा, मैं इसे ले जाना चाहता हूं, प्लीज। मीरा ने हार मान ली। ठीक है, लेकिन इसे सावधानी से रखना। आयुष गुड़िया को गले लगाकर खुशी खुशी नीचे भागा। मीरा ने एक बार फिर उस खाली अलमारी की ओर देखा। टॉर्च की रोशनी में उसे लगा जैसे अलमारी के पीछे की दीवार पर कुछ लिखा है। उसने पास जाकर देखा। दीवार पर खून जैसे लाल रंग से कुछ लिखा था, लेकिन इतना धुंधला हो गया था कि पढ़ा नहीं जा सकता था। सिर्फ एक शब्द साफ दिख रहा था, मत। मीरा को ठंडा पसीना आ गया। वह जल्दी से बाहर निकली और दरवाजा बंद कर दिया। उस रात खाने की मेज पर पारी गुड़िया को लेकर बहुत खुश थी। थैंक यू भैया, ये कितनी प्यारी है, पारी ने गुड़िया को अपनी गोद में बिठाते हुए कहा। राजेश ने गुड़िया को देखा। ये कहां से मिली? ऊपर दूसरी मंजिल से, आयुष ने कहा। हम, बहुत पुरानी लगती है, शायद तुम्हारी दादी या परदादी की होगी, राजेश ने कहा। मीरा चुप रही। उसने राजेश को वो दीवार वाली बात नहीं बताई। शायद उसने गलत पढ़ा होगा। रात को सोते समय पारी ने गुड़िया को अपने बिस्तर पर अपने पास रख लिया। पारी, गुड़िया को अलमारी में रख दो, मीरा ने कहा। नहीं मम्मा, वो अकेली हो जाएगी, मैं उसे अपने पास ही सुलाऊंगी। राजेश हंसा। जाने दो मीरा, बच्चे हैं। मीरा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उस रात उसे नींद बहुत देर से आई, और जब आई तो अजीब सपने आए।
सपने में वो एक अंधेरे कमरे में थी। दूर कहीं से किसी लड़की की हंसी आ रही थी, एक भयानक पागलों जैसी हंसी। वो हंसी पास आ रही थी और पास मीरा चीखते हुए जाग गई। राजेश भी जाग गया। क्या हुआ? बस बुरा सपना, मीरा ने पसीना पोंछते हुए कहा। उसने बच्चों की ओर देखा। दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। पारी के पास गुड़िया लेटी हुई थी। मीरा को लगा, क्या गुड़िया की आंखें खुली हैं? क्या वो उसे देख रही है? उसने अपनी आंखें मली। नहीं, गुड़िया वैसे ही लेटी है। उसकी आंखें आधी बंद हैं। मैं पागल हो रही हूं, उसने सोचा और फिर से लेटने की कोशिश की, लेकिन नींद अब नहीं आई। वो बस छत की ओर देखती रही और कभी कभी गुड़िया की ओर नजर चली जाती। अगली सुबह रविवार था। राजेश को हवेली के बगीचे की सफाई करनी थी। रामू काका ने गांव से 2 मजदूर बुला लिए थे। मीरा रसोई में थी। पारी और आयुष अपने कमरे में खेल रहे थे। करीब 11 बजे मीरा ऊपर गई कि बच्चों को नहाने के लिए बुलाए। कमरे का दरवाजा खुला था। अंदर से बच्चों की आवाज नहीं आ रही थी। आयुष, पारी, उसने पुकारा। कोई जवाब नहीं। वह कमरे में घुसी। कमरा खाली था। बिस्तर पर गुड़िया बैठी हुई थी, बिल्कुल सीधी, दीवार की ओर मुंह करके। मीरा को अजीब लगा। उसने गुड़िया को इस तरह बैठे हुए नहीं देखा था। पारी ने उसे लिटा कर रखा था। बच्चों ने खेलते समय बैठा दिया होगा, उसने सोचा। वह बच्चों को ढूंढने बाहर गलियारे में गई। तभी उसे ऊपर से आवाज आई, सीढ़ियों की ओर से। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। बच्चे ऊपर गए हैं क्या? वह तेजी से ऊपर की सीढ़ियां चढ़ने लगी। दूसरी मंजिल पर पहुंची। कोई नहीं था। फिर उसे तीसरी मंजिल की सीढ़ियों से आवाज आई, आयुष, पारी, वह चिल्लाई। हम यहां हैं मम्मा, आयुष की आवाज आई तीसरी मंजिल से। मीरा का खून सर्द हो गया। रामू काका ने कहा था तीसरी मंजिल पर मत जाना। उसने तेजी से सीढ़ियां चढ़ी। तीसरी मंजिल और भी अंधेरी थी। यहां खिड़कियों पर लकड़ी के तख्ते लगे थे, इसलिए धूप नहीं आती थी। गलियारा संकरा था और छत नीची। आयुष, तुम यहां क्या कर रहे हो? मीरा ने गुस्से से कहा। आयुष और पारी गलियारे के आखिर में खड़े थे, एक दरवाजे के सामने। मम्मा, हम बस देखने आए थे, आयुष ने डरते हुए कहा। मैंने मना किया था ना, चलो नीचे चलो अभी। लेकिन मम्मा, ये दरवाजा, पारी ने कहा। क्या यह दरवाजा? यह खुद ब खुद खुल गया। मीरा ने देखा। वो आखिरी कमरे का दरवाजा। वो थोड़ा खुला हुआ था। अंदर से अजीब सी ठंडी हवा आ रही थी। बकवास मत करो, तुमने ही खोला होगा। चलो नीचे चलो। मीरा ने दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा और जल्दी से नीचे ले आई। लेकिन उसकी नजर एक बार फिर उस खुले दरवाजे पर गई। अंदर का अंधेरा, जैसे कुछ छिपाए हुए हों। और फिर बस एक पल के लिए उसे लगा कि अंधेरे में कुछ हिला, जैसे कोई खड़ा हो, कोई सफेद, किसी लड़की का सिलहुएट। उसने तेजी से आंखें झपकाईं। कुछ नहीं था, बस अंधेरा। वह बच्चों को लेकर तेजी से नीचे आ गई। उस रात से अजीब चीजें होने लगी। सबसे पहले गुड़िया की पोजीशन बदलने लगी। पारी उसे बिस्तर पर लिटा देती, लेकिन कुछ देर बाद वो बैठी हुई मिलती, या फिर कुर्सी पर रखी मिलती, या फिर खिड़की के पास। पारी, तुम गुड़िया को इधर उधर क्यों रखती रहती हो? मीरा ने एक दिन पूछा। लेकिन मम्मा, मैं तो नहीं रखती, वो खुद। पारी, झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रही, सच में मम्मा। मैंने उसे बिस्तर पर लिटाया था, लेकिन जब मैं स्कूल से आई तो वो कुर्सी पर बैठी थी। मीरा ने सोचा कि शायद आयुष मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसने आयुष से पूछा तो उसने भी कहा कि उसने गुड़िया को छुआ नहीं है। फिर आवाजें आने लगी। रात को जब सब सो रहे होते तो ऊपर से किसी के चलने की आवाज आती, ठप ठप ठप, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। पहली बार जब राजेश ने सुना तो वो उठकर देखने गया, लेकिन ऊपर कुछ नहीं था। सब कमरे खाली थे। शायद चूहे होंगे, उसने कहा, लेकिन मीरा जानती थी कि चूहों के कदमों की आवाज नहीं होती। फिर एक रात पारी चीखते हुए जागी, मम्मा मम्मा। मीरा और राजेश दोनों उठे। पारी रो रही थी, कांप रही थी। क्या हुआ बेटा? मीरा ने उसे गले लगाते हुए पूछा। वो गुड़िया, वो मुझे देख रही थी। कैसे देख रही थी? मैं सो रही थी, फिर मुझे लगा कोई मुझे देख रहा है। मैंने आंखें खोली तो वो गुड़िया मेरे ऊपर झुकी हुई थी, बिल्कुल मेरे चेहरे के पास, और वो मुस्कुरा रही थी। बेटा, बस सपना होगा, राजेश ने समझाया। नहीं पापा, सपना नहीं था। मैंने उसे धक्का दिया तो वो गिर गई। देखो, वो वहां फर्श पर पड़ी है।
सचमुच गुड़िया फर्श पर पड़ी थी बिस्तर के पास। देखो, तुम्ही ने तो सोते समय उसे धक्का दे दिया। गिर गई तो तुम्हें लगा कि वो तुम्हारे ऊपर थी। बस सपना था, राजेश ने कहा। अगले दिन मीरा ने फैसला किया, राजेश, मुझे यह गुड़िया अच्छी नहीं लग रही, इसे फेंक देते हैं। क्यों? बच्चों को पसंद है। राजेश, कल रात से पारी डरी हुई है और मुझे भी अजीब लग रही है यह गुड़िया। राजेश ने मीरा को देखा। उसकी पत्नी सामान्यतः अंधविश्वासी नहीं थी। अगर वो कह रही है तो ठीक है, उसने कहा, मैं इसे बाहर फेंक देता हूं। उसने गुड़िया उठाई। छूते ही उसे अजीब लगा। गुड़िया ठंडी थी, जबकि कमरे में गर्मी थी। वह गुड़िया को लेकर बाहर बगीचे में गया और उसे दूर पेड़ों के बीच फेंक आया। हो गया, उसने वापस आकर कहा। पारी को जब पता चला तो वो थोड़ी उदास हुई, लेकिन कल रात के डर की वजह से उसने कुछ नहीं कहा। उस रात सबने चैन की नींद ली। कोई अजीब आवाज नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगली सुबह मीरा जब बच्चों को उठाने गई तो उसकी चीख निकल गई। गुड़िया वापस थी। वो पारी के बिस्तर पर बैठी थी, बिल्कुल सीधी। उसके सफेद फ्रॉक पर गीली मिट्टी और पत्तियां लगी थीं और उसकी आंखें सीधे दरवाजे की ओर देख रही थी, जैसे वो जानती थी कि मीरा आने वाली है। राजेश भाग कर आया। गुड़िया को देखकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। यह कैसे? मैंने तुमसे कहा था। मीरा की आवाज कांप रही थी। इसमें कुछ है, कुछ गलत है। आयुष और पारी भी डर गए थे। राजेश ने गुड़िया को उठाया। मैं इसे जला देता हूं। वह गुड़िया को लेकर बाहर गया। बगीचे में उसने लकड़ियां इकट्ठा की, पेट्रोल डाला और गुड़िया को बीच में रख दिया। माचिस जलाते समय उसके हाथ कांप रहे थे। उसने माचिस फेंकी। आग भड़क उठी। गुड़िया की सफेद फ्रॉक में आग लगने लगी। उसके बाल जलने लगे। चीनी मिट्टी का चेहरा आग में काला पड़ने लगा। और तभी राजेश को लगा कि उसने कुछ सुना। एक चीख, एक लड़की की चीख, जोर से, दर्द भरी। लेकिन जब उसने ध्यान से सुना तो कुछ नहीं था, बस आग की चटचटाहट। गुड़िया पूरी तरह जल गई, सिर्फ राख बची। राजेश ने राहत की सांस ली। अब खत्म हो गया, उसने सोचा। उस रात बारिश फिर से शुरू हो गई। मूसलाधार बारिश, जैसे आसमान फट पड़ा हो। राजेश और मीरा बिस्तर पर लेटे थे, लेकिन दोनों की आंखों में नींद नहीं थी। बच्चे सो गए थे, लेकिन पारी बीच बीच में डर से चौंक जाती थी। राजेश, मीरा ने धीरे से कहा, हमें इस हवेली को छोड़ देना चाहिए। राजेश ने करवट बदली। मीरा, गुड़िया जल चुकी है, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन वो वापस कैसे आई? तुमने खुद उसे दूर फेंका था। शायद किसी जानवर ने उठाकर अंदर ला दी हो, या फिर हवा में उड़कर खिड़की से। राजेश, तुम खुद अपनी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे। राजेश चुप रहा। सच तो यह था कि उसे भी समझ नहीं आ रहा था। गुड़िया को उसने कम से कम 100 मीटर दूर फेंका था, और वो वापस कैसे आई? वो भी सीधी बैठी हुई। कुछ दिन रुकते हैं, उसने आखिरकार कहा। अगर फिर कुछ अजीब हुआ तो हम चले जाएंगे। मीरा ने कुछ नहीं कहा। बाहर बिजली चमकी और गड़गड़ाहट हुई। बारिश की आवाज तेज हो गई, और तभी ऊपर से फिर वही आवाज आई। ठप ठप ठप, किसी के चलने की आवाज। राजेश उठकर बैठ गया। यह क्या है? मीरा भी उठी। दोनों ने ध्यान से सुना। आवाज ठीक उनके कमरे के ऊपर से आ रही थी, दूसरी मंजिल से। कोई है ऊपर? मीरा फुसफुसाई। राजेश बिस्तर से उतरा। उसने साइड टेबल से टॉर्च उठाई। मैं देखता हूं। राजेश, मत जाओ। मीरा, हो सकता है कोई चोर घुस आया हो, मुझे देखना होगा। वह कमरे से बाहर निकला। गलियारा अंधेरा था, सिर्फ एक मध्यम बल्ब जल रहा था। आवाज अब रुक गई थी। राजेश धीरे धीरे ऊपर की सीढ़ियों की ओर बढ़ा। हर कदम पर लकड़ी चरमरा रही थी। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर उसने टॉर्च जलाई। गलियारा खाली था, सारे दरवाजे बंद थे। कौन है यहां? उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। उसने पहला दरवाजा खोला। कमरा खाली था। दूसरा दरवाजा खोला, वो भी खाली। तीसरा कमरा, वो जहां अलमारी थी, जहां से गुड़िया मिली थी। राजेश ने दरवाजा खोला, टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। कमरा खाली था। अलमारी अभी भी कोने में खड़ी थी। उसके दरवाजे खुले थे, लेकिन कुछ अलग था। फर्श पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे, गीली मिट्टी के निशान, जैसे किसी बच्चे ने नंगे पैर चलते हुए छोड़े हों। राजेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। वे निशान अलमारी से शुरू होकर दरवाजे तक आ रहे थे। उसने निशानों का पीछा किया। वे गलियारे में थे, सीढ़ियों की ओर जा रहे थे, नीचे की ओर,
और अचानक निशान रुक गए, बिल्कुल उसके कमरे के दरवाजे के सामने। राजेश के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह तेजी से अपने कमरे में घुसा। मीरा खड़ी थी, उसका चेहरा सफेद था। राजेश, देखो, उसने बच्चों के बिस्तर की ओर इशारा किया। वहां पारी के तकिए पर कुछ रखा था। राजेश ने पास जाकर देखा। गुड़िया का एक हाथ था, जला हुआ, काला पड़ा हुआ, लेकिन अभी भी पहचाना जा सकता था। चीनी मिट्टी की छोटी उंगलियां, कलाई पर फ्रॉक के जले हुए कपड़े का टुकड़ा। यह कैसे? राजेश की आवाज कांप रही थी और तभी खिड़की से तेज हवा का झोंका आया। खिड़की खुली नहीं थी, लेकिन फिर भी हवा अंदर आई और उस हवा के साथ एक आवाज, बहुत धीमी लेकिन साफ सुनाई देने वाली। तुमने मुझे जलाया। मीरा ने राजेश का हाथ कसकर पकड़ लिया। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी तेज। तुमने मुझे जलाया, अब मैं तुम्हें जलाऊंगी। बच्चे नींद में थे, लेकिन पारी बेचैन होकर करवटें बदलने लगी। उसके माथे पर पसीना आ गया। पारी! मीरा उसके पास गई। बच्ची का माथा छुआ तो वो बहुत गर्म था। राजेश, इसे बुखार आ रहा है। राजेश ने पारी का माथा छुआ। सचमुच तेज बुखार था। मैं डॉक्टर को फोन करता हूं, उसने कहा, लेकिन रात के 2 बज रहे थे और इस बारिश में कोई डॉक्टर आएगा भी नहीं। मीरा ने पारी के माथे पर गीला कपड़ा रखा। बच्ची बड़बड़ाने लगी, नींद में कुछ कह रही थी। नहीं, मत आओ, प्लीज, मुझे मत छुओ। पारी बेटा! मीरा ने उसे हिलाया। पारी की आंखें खुली, लेकिन वो ठीक से फोकस नहीं कर पा रही थी। उसकी निगाह कमरे में इधर उधर घूम रही थी। मम्मा, वो कोने में खड़ी है। मीरा ने कोने की ओर देखा। कुछ नहीं था। कोई नहीं है बेटा, बस बुखार में तुम्हें दिख रहा है। नहीं मम्मा, वो है, सफेद फ्रॉक में, उसका चेहरा जला हुआ है, वो मुस्कुरा रही है। राजेश ने कोने की ओर टॉर्च की रोशनी डाली। कुछ नहीं था, लेकिन हवा वहां बहुत ठंडी थी, जैसे कोई ऐसी चल रहा हो। हालांकि कमरे में ऐसी नहीं था। पारी फिर बेहोश हो गई। राजेश, हमें अभी यहां से जाना होगा। मीरा रो रही थी। हाँ, हम जा रहे हैं, मैं सामान पैक करता हूं। लेकिन तभी आयुष चीखा, मम्मा, कुछ मेरा पैर खींच रहा है। राजेश ने आयुष की ओर देखा। लड़का अपना पैर पकड़े हुए था, दर्द से चिल्ला रहा था। क्या हुआ बेटा? राजेश ने उसका पैर देखा। पैर पर 3 लाल निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच दिया हो, और वे निशान वे बच्चे के छोटे हाथ के नाखूनों जैसे लग रहे थे। चलो अभी चलते हैं, राजेश ने फैसला किया। उसने मीरा को पारी उठाने को कहा, खुद आयुष को उठाया। वे कमरे से बाहर निकले। गलियारे में अंधेरा था। वो मध्यम बल्ब अब बंद था। राजेश ने टॉर्च जलाई। वे सीढ़ियों की ओर बढ़े, लेकिन तभी सारे दरवाजे खुलने लगे। एक साथ धड़ाम 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 सारे कमरों के दरवाजे खुल गए और उन सभी अंधेरे कमरों से ठंडी हवा निकली। राजेश भागा, मीरा उसके पीछे। वे सीढ़ियां उतरने लगे, लेकिन सीढ़ियों पर वही गीले पैरों के निशान थे, ताजे निशान, जैसे अभी अभी कोई चला हो, और निशान ऊपर की ओर जा रहे थे, जैसे कोई उन्हीं की ओर आ रहा हो। भागो! राजेश चिल्लाया। वे तेजी से नीचे उतरे, मुख्य हॉल में पहुंचे, दरवाजे की ओर दौड़े। राजेश ने दरवाजे का हैंडल घुमाया। दरवाजा नहीं खुला। उसने फिर कोशिश की। ताला नहीं लगा था, फिर भी दरवाजा नहीं खुल रहा था, जैसे किसी ने बाहर से पकड़ रखा हो। राजेश, जल्दी करो! मीरा की आवाज में दहशत थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। सीढ़ियों पर कुछ आ रहा था। अंधेरे में एक सफेद आकृति, धीरे धीरे एक एक सीढ़ी उतरते हुए। धप धप धप। राजेश ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को धक्का दिया। आखिरकार दरवाजा खुल गया। वे बाहर भागे, बारिश में भीगते हुए गाड़ी तक पहुंचे। राजेश ने जल्दी से दरवाजे खोले, बच्चों को पीछे बिठाया, मीरा को आगे बिठाया। उसने चाबी घुमाई। गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। नहीं, अभी नहीं, राजेश चिल्लाया। उसने फिर कोशिश की। गाड़ी की सेल्फ घूमी, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। मीरा ने हवेली की ओर देखा। मुख्य दरवाजा खुला हुआ था और वहां दरवाजे में कुछ खड़ा था। एक छोटी आकृति, सफेद फ्रॉक में, लंबे काले बालों वाली। बिजली चमकी और एक पल के लिए उसका चेहरा दिखा, आधा जला हुआ, चीनी मिट्टी जैसा सफेद, और उस भयानक मुस्कान के साथ। राजेश! मीरा की आवाज निकली ही नहीं। राजेश ने फिर से चाबी घुमाई। इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई।
उसने तुरंत गियर बदला और एक्सीलेटर पर पैर रखा। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी। बारिश में, कीचड़ में गाड़ी फिसलती हुई हवेली से दूर जाने लगी। राजेश ने रियर व्यू मिरर में देखा। हवेली धीरे धीरे पीछे छूट रही थी। दरवाजे में अब कुछ नहीं था। वे मुख्य सड़क पर आ गए। राजेश ने रफ्तार और बढ़ा दी। हम कहाँ जा रहे हैं? मीरा ने पूछा। पहले किसी अस्पताल, पारी को किसी डॉक्टर को दिखाना होगा, फिर किसी होटल में रुकेंगे। पारी अभी भी बेहोश थी, लेकिन उसका बुखार थोड़ा कम लग रहा था। आयुष सो गया था, थकान और डर से। मसूरी के मुख्य बाजार में एक 24 घंटे खुला क्लिनिक था। वे वहां पहुंचे। डॉक्टर ने पारी को चेक किया। बुखार है, लेकिन चिंता की बात नहीं। ये इंजेक्शन लगा रहा हूं और ये दवाई दे रहा हूं, सुबह तक ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब, ये निशान। राजेश ने आयुष के पैर पर के निशान दिखाए। डॉक्टर ने देखा। खरोंच के निशान हैं, शायद किसी पालतू जानवर ने। हमारे पास कोई पालतू जानवर नहीं है। डॉक्टर ने राजेश को अजीब नजर से देखा। तो फिर बच्चे आपस में खेलते हुए लग गए होंगे। ये एंटीसेप्टिक क्रीम लगा दीजिए। क्लिनिक से निकलकर वे एक होटल में गए। एक कमरा लिया और वहीं सो गए। अगली सुबह राजेश की आंख देर से खुली। धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। पारी और आयुष दोनों ठीक थे, टीवी देख रहे थे। मीरा बालकनी में खड़ी थी। कैसा लग रहा है? राजेश उसके पास गया। बेहतर, कम से कम यहां सुरक्षित हैं, मीरा ने कहा। राजेश, अब हम उस हवेली में वापस नहीं जाएंगे, है ना? राजेश ने गहरी सांस ली। नहीं, लेकिन हमारा सारा सामान वहीं है, कपड़े, दस्तावेज, सब कुछ। तो क्या करेंगे? दिन के समय जाएंगे, जल्दी से सामान निकालेंगे और वापस आ जाएंगे। फिर मैं वो हवेली बेच दूंगा। दोपहर में वे फिर से हवेली की ओर निकले। इस बार रास्ते में राजेश ने रामू काका को फोन किया और उन्हें हवेली पर मिलने को कहा। हवेली दिन की रोशनी में कम डरावनी लग रही थी, लेकिन फिर भी उसकी अंधेरी खिड़कियां और पुरानी दीवारें देखकर मीरा को सिहरन हो रही थी। रामू काका पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे। बाबूजी, आप ठीक हैं? मैंने सुना कि कल रात आप लोग भागकर चले गए। काका, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? तीसरी मंजिल, वो गुड़िया, आप जानते थे ना? राजेश का गुस्सा फूट पड़ा। रामू काका ने सिर झुका लिया। बाबूजी, मैंने रोकने की कोशिश की थी। मैंने कहा था ना कि तीसरी मंजिल पर मत जाइएगा। लेकिन पूरी बात क्या है? वो गुड़िया, उसमें क्या है? रामू काका ने चारों ओर देखा, जैसे डर रहे हों कि कोई सुन ना रहा हो। फिर धीरे से बोले, बाबूजी, वो गुड़िया, वो 100 साल से इस हवेली में है। आपके परदादा के जमाने की है। हाँ, तो उस जमाने में आपके परदादा की एक बेटी थी, अनन्या। बहुत प्यारी बच्ची। उसे घुड़ियों से बहुत लगाव था। उसकी सबसे पसंदीदा गुड़िया थी वो, विलायत से मंगवाई हुई। रामू काका रुके, फिर आगे बोले, जब अनन्या 8 साल की थी, तब एक दिन हवेली में आग लग गई, तीसरी मंजिल पर। अनन्या उस वक्त अपने कमरे में अकेली थी, अपनी गुड़िया के साथ। आग इतनी तेजी से फैली कि उसे बचाया नहीं जा सका। मीरा के मुंह से चीख निकल गई। वो बच्ची, वो आग में जल गई और उसकी गुड़िया भी। लेकिन बाद में जब मलबे में से चीजें निकाली गईं, तो वो गुड़िया, वो बची हुई थी, थोड़ी जली हुई लेकिन टूटी नहीं। और फिर? राजेश ने पूछा। और फिर अजीब चीजें होने लगीं। गुड़िया अपनी जगह से हिलने लगी। रात को चलने की आवाजें आने लगी। लोगों ने कहा कि अनन्या की आत्मा गुड़िया में बस गई है। तो वो बच्ची अभी तक यहां है? मीरा की आवाज कांप रही थी। हाँ बहूजी, वो यहीं है, इस हवेली में कैद है। और वो गुड़िया, वो उसका जरिया है। उसी के माध्यम से वो इस दुनिया से जुड़ी है। राजेश को सब कुछ समझ आ गया। इसीलिए जब हमने गुड़िया जलाई तो वो और गुस्सा हो गई। उसे लगा हम उसे फिर से मार रहे हैं। हाँ बाबूजी, तो अब क्या करें? हम अपना सामान निकालना चाहते हैं। रामू काका ने सोचा, दिन के समय जाइए, जल्दी से सामान निकालिए और गुड़िया को अगर कहीं देखें तो उसे नुकसान मत पहुंचाइए। बस उसे वहीं छोड़ दीजिए। राजेश और मीरा हिम्मत करके हवेली में घुसे। बच्चों को उन्होंने गाड़ी में रामू काका के साथ छोड़ दिया। अंदर सब कुछ वैसा ही था, सिर्फ ज्यादा अंधेरा और सर्द। वे तेजी से अपने कमरे में गए। कपड़े, जरूरी सामान, राजेश के लैपटॉप और दस्तावेज, सब कुछ बैग में भरने लगे। तभी मीरा की नजर खिड़की पर गई। खिड़की के बाहर बालकनी में
गुड़िया बैठी थी, पूरी तरह जली हुई नहीं थी, जैसे उसने खुद को ठीक कर लिया हो। उसका चेहरा अभी भी थोड़ा काला था, फ्रॉक फटी हुई थी, लेकिन वो बैठी थी, बिल्कुल स्थिर, उन्हें देखते हुए। राजेश, मीरा ने इशारा किया। राजेश ने देखा और राजेश के होश उड़ गए। गुड़िया धीरे धीरे मुस्कुराई, उसका सिर थोड़ा झुका, जैसे कह रही हो, तुम जा सकते हो, लेकिन मैं यहीं रहूंगी। चलो जल्दी। राजेश ने बैग उठाए और वे तेजी से बाहर निकले। गाड़ी में बैठकर उन्होंने राहत की सांस ली। अब कभी वापस नहीं, मीरा ने कहा। राजेश ने हवेली की ओर आखिरी बार देखा। तीसरी मंजिल की एक खिड़की में एक छोटी सी सफेद आकृति खड़ी थी और फिर वे वहां से चले गए। होटल के कमरे में राजेश और मीरा बिस्तर पर बैठे थे, लेकिन नींद कोसों दूर थी। पारी का बुखार उतर चुका था, लेकिन उसके पैर पर के वो निशान, वो खरोंचें अभी भी लाल थीं। हमें किसी विशेषज्ञ की जरूरत है। हम इतनी बड़ी हवेली को यूं ही नहीं छोड़ सकते। इसमें हमारे दादा पर दादाओं की यादें बसी हैं, राजेश ने आखिरकार कहा। कोई ऐसा जो इन चीजों को समझता हो। अगली सुबह उसने रामू काका को फोन किया। काका, क्या आप किसी पंडित या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो भूतिया चीजों में माहिर हो? रामू काका कुछ देर चुप रहे। बाबूजी, शहर में एक आदमी है, पंडित श्यामलाल शर्मा। वो ऐसे मामलों में मदद करता है, छोटे मोटे टोने टोटके करता है। उसका नंबर दे सकते हैं? 10 मिनट बाद राजेश ने पंडित जी को फोन किया। एक कमजोर सी आवाज आई, करीब 40 साल के आदमी की। जी बोलिए, राजेश ने संक्षेप में सब कुछ बताया। हाँ, मैं समझ गया, पंडित जी ने कहा। मैं आज शाम आ सकता हूं, लेकिन मेरी फीस 5000 रुपये है। ठीक है, आप आ जाइए। शाम, पहला प्रयास। शाम 6 बजे पंडित श्यामलाल आए, दुबले पतले, पीले कुर्ते धोती में, माथे पर चंदन का टीका, उनके हाथ में एक झोला था। तो आप ही राजेश जी हैं? उन्होंने हाथ जोड़ा। राजेश ने उन्हें बैठाया और पूरी कहानी विस्तार से बताई। गुड़िया, अनन्या की मौत, रात की घटनाएं। रात 8 बजे वे हवेली पहुंचे। राजेश ने मुख्य दरवाजा खोला। अंदर सन्नाटा था, भारी, दबाव भरा सन्नाटा। पंडित जी ने अपने झोले से सामान निकाला, अगरबत्ती, कपूर, एक छोटी घंटी और कुछ जड़ी बूटियां। चलिए ऊपर, उन्होंने कहा, लेकिन उनकी आवाज में हल्की कंपन थी। वे सीढ़ियां चढ़ने लगे। दूसरी मंजिल पार की। तीसरी मंजिल की सीढ़ियों पर पैर रखते ही तापमान अचानक गिर गया। पंडित जी रुक गए। यहां बहुत नकारात्मक ऊर्जा है। उन्होंने कांपते हाथों से माचिस जलाई और अगरबत्ती सुलगाई। मंत्र बुदबुदाने लगे। तीसरी मंजिल का गलियारा बिल्कुल अंधेरा था। राजेश की टॉर्च की रोशनी भी यहां मध्यम पड़ गई, जैसे अंधेरा उसे निगल रहा हो। वे उस आखिरी कमरे तक पहुंचे। दरवाजा थोड़ा खुला था। पंडित जी ने दरवाजा पूरा खोला। अंदर वही जली हुई दीवारें, वही अंधेरा, और कोने में अलमारी। पंडित जी ने कमरे के बीच में खड़े होकर घंटी बजाई। टन टन टन, एयूएम भुर्भुवा स्वाह। वो मंत्र पढ़ने लगे। कुछ नहीं हुआ। उन्होंने आवाज तेज की, जो भी आत्मा यहां है, शांत हो जाओ, इस संसार को छोड़ दो। तभी अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया, धीरे धीरे, चरमराता हुआ। अंदर से ठंडी हवा निकली। पंडित जी की घंटी हाथ से छूटकर गिर गई और फिर अलमारी के अंदर से कुछ बाहर आया। गुड़िया, लेकिन अब वो फर्श पर नहीं थी, वो हवा में तैर रही थी, धीरे धीरे उनकी ओर आती हुई। उसका चेहरा आधा जला हुआ, चीनी मिट्टी काली पड़ी हुई, लेकिन आंखें चमक रही थीं, जीवित आंखें। भगवान! पंडित जी पीछे हटे। गुड़िया उनके पास आई और तभी उसके मुंह से आवाज निकली, एक बच्ची की आवाज, लेकिन विकृत, भयानक। तुम मुझे भगाना चाहते हो? पंडित जी की आवाज फंस गई। उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द नहीं निकले। गुड़िया हंसी, एक पागलपन भरी हंसी। तुम मुझे नहीं भगा सकते, मैं यहां 100 साल से हूं, ये मेरा घर है। और फिर गुड़िया ने अपने हाथ को अलग किया। वो छोटा, चीनी मिट्टी का हाथ पंडित जी के चेहरे की ओर बढ़ाया। पंडित जी को लगा जैसे बर्फ उनके गाल पर रख दी गई हो। उनकी त्वचा जलने लगी, ठंड से जलने लगी। वो चीखे और पीछे की ओर भागे। भागो भागो! उन्होंने राजेश और मीरा से चिल्लाकर कहा। तीनों तेजी से सीढ़ियां उतरे। पंडित जी इतनी तेजी से भागे कि 2 बार लड़खड़ाकर गिरते गिरते बचे। बाहर पहुंचकर वो हांफने लगे
उनका चेहरा पीला पड़ गया था। गाल पर जहां गुड़िया ने छुआ था वहां लाल निशान था, जैसे ठंड से जल गया हो। मैं नहीं कर सकता, उन्होंने कांपते हुए कहा। यह मेरी क्षमता से बाहर है। वो बहुत शक्तिशाली है। लेकिन पंडित जी, राजेश ने कहा। नहीं, मैं वापस नहीं जा सकता। पंडित जी अपना झोला उठाकर भागे। उन्होंने अपनी स्कूटी स्टार्ट की और वहां से निकल गए। राजेश और मीरा असहाय खड़े रह गए। अब क्या करें? मीरा ने पूछा। राजेश के दिमाग में एक ख्याल आया। उसने फोन निकाला और गूगल पर खोजा। अलौकिक विशेषज्ञ भारत, कई नाम आए, लेकिन एक नाम बार बार आ रहा था, प्रोफेसर आर्यन वर्मा। देहरादून विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त प्रोफेसर, मनोविज्ञान में पीएचडी, कई किताबें लिखी थीं अलौकिक घटनाओं पर। राजेश ने उनका नंबर ढूंढा और फोन किया। 3 रिंग के बाद एक गहरी प्रभावशाली आवाज आई। प्रोफेसर आर्यन वर्मा बोल रहा हूं। राजेश ने पूरी कहानी बताई, शुरू से लेकर पंडित जी के भागने तक। प्रोफेसर चुपचाप सुनते रहे। जब राजेश ने कहानी खत्म की तो वो बोले, रोचक, बहुत रोचक मामला है। रावत हवेली, हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। 1924 की आग की घटना, छोटी बच्ची की दुखद मौत। सर, क्या आप मदद कर सकते हैं? मैं कोशिश कर सकता हूं, लेकिन मिस्टर रावत, यह खतरनाक है। आपके पंडित जी सही कह रहे थे। यह आत्मा शक्तिशाली है। 100 साल की फंसी हुई आत्मा, आघात से भरी हुई। यह बहुत खतरनाक मिश्रण है। सर, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। ठीक है, मैं कल सुबह आऊंगा, लेकिन मुझे उचित तैयारी की जरूरत होगी। मैं अपने उपकरणों के साथ आऊंगा। अगले दिन प्रोफेसर का आगमन। अगली सुबह 10 बजे एक सफेद गाड़ी हवेली के सामने रुकी। उसमें से एक लंबा, करीब 65 साल का व्यक्ति उतरा। सफेद बाल, तीखी नजर वाली आंखें, कमीज और पैंट में। साथ में 2 बड़े धातु के बक्से थे। मिस्टर राजेश, उन्होंने हाथ बढ़ाया। जी सर, आइए। प्रोफेसर आर्यन ने पहले बाहर से हवेली का निरीक्षण किया। निर्माण शैली देखी, खिड़कियां देखी। पुरानी अंग्रेजी निर्माण शैली, 1920 के दशक की। हाँ, यहां निश्चित रूप से कुछ है, मैं महसूस कर सकता हूं। उन्होंने अपने बक्से खोले। अंदर आधुनिक उपकरण थे। बिजली क्षेत्र मापक यंत्र, तापमान कैमरे, आवाज रिकॉर्डर और कुछ अजीब से बिजली के यंत्र। यह बिजली क्षेत्र मापक यंत्र है, उन्होंने एक यंत्र उठाते हुए समझाया। यह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को पकड़ता है। आध्यात्मिक शक्तियां अक्सर इस क्षेत्र में बाधा पैदा करती हैं। उन्होंने यंत्र चालू किया। तुरंत सुइयां भड़कने लगीं। देखिए, असामान्य रूप से ऊंची संख्या, और हम अभी बाहर ही हैं। वे अंदर घुसे। पहली मंजिल पर संख्याएं सामान्य थीं, दूसरी मंजिल पर थोड़ी बढ़ी। तीसरी मंजिल की सीढ़ियों पर पहुंचते ही यंत्र पागलों की तरह सीटी बजाने लगा। हद से ज्यादा, प्रोफेसर ने गंभीरता से कहा। यहां बहुत मजबूत उपस्थिति है। उन्होंने तापमान कैमरा चालू किया। पर्दे पर नीले और हरे रंग दिख रहे थे, सामान्य तापमान। लेकिन जैसे ही वे उस आखिरी कमरे के पास पहुंचे, पर्दे पर गहरे बैंगनी धब्बे दिखने लगे। तापमान के निशान। किसी खास जगह में तापमान एकदम से कम है। अलौकिक घटनाओं का मुख्य लक्षण। वे कमरे में घुसे। प्रोफेसर ने हर कोने की जांच की। अलमारी के पास जाकर संख्या सबसे ज्यादा आई। यहीं वो है। उन्होंने अपने थैले से कुछ और चीजें निकाली। मोमबत्तियां, सेंधा नमक, धूनी और एक पुरानी डायरी। अब मैं एक विधि करूंगा, उन्होंने कहा। यह तिब्बती बौद्ध विधि और भारतीय तांत्रिक विधियों का मिश्रण है। इससे हम आत्मा को उसके जुड़ाव को तोड़ने में मदद करेंगे। उन्होंने कमरे में नमक का घेरा बनाया। चारों दिशाओं में मोमबत्तियां रखीं। धूनी जलाई, उसका धुआं कमरे में फैल गया। मिस्टर और मिसेस रावत, आप घेरे के बाहर रहें। कुछ भी हो, अंदर मत आइएगा। प्रोफेसर घेरे के बीच में बैठ गए। डायरी खोली और कुछ श्लोक पढ़ने लगे। संस्कृत और तिब्बती का मिश्रण। कुछ मिनट तक कुछ नहीं हुआ। फिर मोमबत्तियों की लौ डगमगाने लगी। हवा नहीं थी, फिर भी प्रोफेसर ने आवाज तेज की। अनन्या, तुम यहां हो, मैं जानता हूं। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं सिर्फ बात करना चाहता हूं। खामोशी। फिर दीवार पर एक परछाई बनी, छोटी लड़की की आकृति। प्रोफेसर ने तापमान कैमरा उठाया। पर्दे पर एक मानव जैसी गहरी बैंगनी आकृति दिख रही थी। अद्भुत, वो बुदबुदाए। साफ दिखाई दे रहा है। परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। लड़की की आकृति,
सफेद फ्रॉक, लंबे बाल। अनन्या, प्रोफेसर ने फिर कहा, मैं समझता हूं तुम दर्द में हो। आग में मरना सबसे भयानक मौत है, लेकिन तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए। तुम्हारा परिवार, मेरा परिवार मर गया। अचानक एक चीख गूंजी, अनन्या की आवाज। परछाई अब पूरी तरह दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा जला हुआ, आंखों में गुस्सा। सब मर गए, मुझे अकेला छोड़ दिया। इस दर्द में मैं जानता हूं, प्रोफेसर ने शांत आवाज में कहा, लेकिन अनन्या, तुम्हें मुक्ति पानी होगी। इस दर्द को छोड़ना होगा। नहीं, वो चीखी, ये दर्द ही तो मैं हूं, इसके बिना मैं कुछ नहीं। प्रोफेसर ने अपनी डायरी में कुछ देखा, फिर एक खास मंत्र पढ़ने लगे। एयुएम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि। अनन्या की परछाई कांपने लगी। नहीं, ये मंत्र मत पढ़ो, ये मुझे कमजोर करते हैं। प्रोफेसर ने और तेज आवाज में पढ़ना शुरू किया। तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। अचानक सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं। अंधेरा, फिर एक ठंडी खौफनाक हंसी। बच्ची की हंसी नहीं, कुछ और ज्यादा भयानक। प्रोफेसर ने अपनी टॉर्च जलाई। अनन्या सामने खड़ी थी, लेकिन अब उसका रूप बदल गया था। अब वो मासूम लड़की नहीं लग रही थी। उसका चेहरा पूरा जला हुआ था, खाल काली, आंखें लाल चमक रही थी, मुंह असामान्य रूप से बड़ा खुला हुआ था। तुम मुझे भगाना चाहते हो? वो गुर्राई। तुम? प्रोफेसर पीछे नहीं हटे। मैं तुम्हें भगा नहीं रहा, मैं तुम्हें मुक्त करना चाहता हूं। झूठ, तुम सब झूठे हो। अनन्या ने अपना हाथ बढ़ाया, और इस बार यह सिर्फ छुअन नहीं थी। प्रोफेसर की छाती पर अचानक 3 लंबी खरोंचें उभर आईं। कमीज फट गई, खून निकलने लगा। आ! प्रोफेसर दर्द से चीखे। प्रोफेसर! राजेश आगे बढ़ा, लेकिन प्रोफेसर ने हाथ दिखाकर रोका। नहीं, घेरे में मत आना। प्रोफेसर ने हिम्मत करके फिर से मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन अब उनकी आवाज में दर्द था। अनन्या और गुस्साई। बंद करो, बंद करो। अचानक अलमारी से गुड़िया निकली, हवा में तैरती हुई, और वो सीधे प्रोफेसर की ओर उड़ी। गुड़िया के छोटे हाथों में असली नाखून थे, लंबे काले। प्रोफेसर ने बचने की कोशिश की, लेकिन गुड़िया उनके चेहरे पर आ गिरी। नाखून उनकी गर्दन में घुस गए। आ! प्रोफेसर की चीख कमरे में गूंजी। नहीं, मीरा चीखी। प्रोफेसर अपने गले पर हाथ ले गए। खून, बहुत सारा खून निकल रहा था। गुड़िया उनके कंधे पर बैठी थी, और वो हंस रही थी। उसका चीनी मिट्टी का मुंह हिल रहा था। प्रोफेसर लड़खड़ाए। उन्होंने गुड़िया को अपने ऊपर से फेंकने की कोशिश की, लेकिन गुड़िया चिपकी रही, और फिर प्रोफेसर की आंखें पलटने लगी। वो घुटने के बल गिरे। राजेश, उन्होंने खून उगलते हुए कहा। डायरी, पन्ना 47, विधा तुम्हें करनी होगी। प्रोफेसर, नहीं। राजेश घेरे के पास दौड़ा, लेकिन प्रोफेसर आगे की ओर गिर पड़े। उनकी गर्दन से अब भी खून बह रहा था। गुड़िया उनकी पीठ पर छड़ी रही, हंसती रही। फिर धीरे धीरे प्रोफेसर की हरकत बंद हो गई। वो मर गए। मीरा की चीख निकली। राजेश सदमे में खड़ा रह गया। यह हो क्या रहा है? गुड़िया प्रोफेसर की पीठ से उतरी, फर्श पर खड़ी हो गई, अपने छोटे पैरों पर। फिर धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया और राजेश की ओर देखा। वो मुस्कुराई। अब तुम्हारी बारी। राजेश के पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। प्रोफेसर मर गए उनके सामने। उस गुड़िया ने, उस आत्मा ने उन्हें मार दिया। राजेश भागो! मीरा चिल्लाई, लेकिन राजेश की नजर प्रोफेसर के खून से लथपथ शरीर के पास पड़ी डायरी पर थी। पन्ना 47, आखिरी शब्द जो प्रोफेसर ने कहे थे। गुड़िया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी, छोटे छोटे कदम। उसके नाखूनों पर अभी भी खून था। तुमने उसे बुलाया, गुड़िया की आवाज आई, अनन्या की विकृत आवाज। अब तुम भी उसी के साथ होगे। राजेश ने हिम्मत की। उसने झपट कर डायरी उठाई और पीछे मुड़ा। भागो! उसने मीरा का हाथ पकड़ा। दोनों कमरे से बाहर निकले, सीढ़ियों से नीचे की ओर भागे। इतनी तेजी से भागे कि सांस फूलने लगी। पीछे से वही हंसी गूंज रही थी, और पैरों की आवाज धप धप धप। वो उनका पीछा कर रही थी। वे नीचे हॉल में पहुंचे। राजेश ने दरवाजे की ओर देखा। गाड़ी में चलो! उसने चिल्लाया। वे दरवाजे की ओर दौड़े। राजेश ने हैंडल पकड़ा। दरवाजा बंद हो गया, धड़ाम से, जैसे किसी ने जोर से धक्का दिया हो। राजेश ने फिर खोलने की कोशिश की। नहीं खुला, जैसे बाहर से किसी ने पकड़ रखा हो। खिड़की से!
मीरा चिल्लाई। वे खिड़की की ओर भागे, लेकिन सारी खिड़कियां एक एक करके बंद होने लगी अपने आप। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। नहीं, राजेश फुसफुसाया। वे फंस गए थे हवेली के अंदर। सीढ़ियों से वो आकृति नीचे उतर रही थी, अनन्या। लेकिन अब वो किसी बच्ची जैसी नहीं लग रही थी। उसका चेहरा पूरा काला, जला हुआ, मुंह से लार टपक रही थी, आंखें लाल चमकती हुई, और उसके पीछे गुड़िया तैर रही थी। तुम भाग नहीं सकते, अनन्या ने कहा। यह मेरा घर है और अब तुम भी यहीं रहोगे हमेशा के लिए। राजेश के हाथ में डायरी थी। उसने तेजी से पन्ने पलटे। 47, 44 कहाँ है? मिल गया। पन्ने पर कुछ लिखा था संस्कृत में, और नीचे हिंदी में अनुवाद, आत्मा मुक्ति विधि आग से मरी आत्माओं के लिए। राजेश ने तेजी से पढ़ना शुरू किया। जो आत्मा आग में मरी हो वो आग से ही बंधी होती है। उसे मुक्त करने के लिए उसके जुड़ाव की वस्तु जो उसे पसंद है उसको जल में विसर्जित करना होगा। पानी आग का विरोधी है, लेकिन पानी पवित्र होना चाहिए, गंगा जल या मंत्रों से शुद्ध किया हुआ। विधि: 1. वस्तु को पवित्र जल में रखें। 2. शांति मंत्र पढ़ें, AUM शांति शांति शांति। 3. आत्मा से क्षमा मांगें और प्यार से उसे जाने दें। 4. वस्तु को जल में पूरी तरह डुबो दें। राजेश ने मीरा की ओर देखा। पानी? हमें पवित्र पानी चाहिए और गुड़िया को उसमें डुबोना होगा। लेकिन पवित्र पानी कहां से लाएंगे? मीरा रो रही थी। राजेश ने सोचा, रसोई में पानी होगा। और तुम्हारे पास वो छोटी चांदी की डिबिया थी ना, जिसमें तुम घर से गंगा जल लाई थी? मीरा की आंखें चमकी। हाँ, वो मेरे पर्स में है। अनन्या अब उनके बिल्कुल पास आ चुकी थी, सिर्फ 10 कदम की दूरी। तुम क्या फुसफुसा रहे हो? वो गुर्राई। कोई किताब तुम्हें नहीं बचाएगी। राजेश ने हिम्मत की। अनन्या। आत्मा रुक गई। अनन्या, तुम एक बच्ची हो, मासूम बच्ची। तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हारे साथ बुरा हुआ? चुप रहो, अनन्या चीखी। नहीं, सुनो मुझे। तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता, वे तुम्हें कितना प्यार करते थे। तुम उनकी बेटी थी। अनन्या की आंखों में कुछ बदला, गुस्सा थोड़ा कम हुआ। मम्मा, उसकी आवाज में दर्द आया। मीरा ने मौके का फायदा उठाया। वो चुपचाप रसोई की ओर खिसकी। हाँ, तुम्हारी मम्मा, राजेश ने कहना जारी रखा। वो कितनी दुखी हुई होंगी जब तुम्हें खो दिया। रोज रोती होंगी, रोज तुम्हें याद करती होंगी। अनन्या रोने लगी। उसके चेहरे पर आंसू, खून के आंसू बह रहे थे। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं जा सकती। मैं यहाँ फंस गई हूँ। मीरा रसोई में पहुंची। उसने अपना पर्स खोला। वो छोटी चांदी की डिबिया निकाली। गंगा जल। सिंक में एक बड़ा बर्तन था। उसने नल खोला, पानी भरने लगा। राजेश अभी भी अनन्या को बातों में उलझा रहा था। तुम जा सकती हो अनन्या, बस तुम्हें छोड़ना होगा इस गुड़िया को, इस दर्द को। नहीं, अचानक अनन्या का गुस्सा वापस आ गया। यह गुड़िया ही तो मेरे पास बची है, यही तो मुझे बचाती है। गुड़िया उसके पास आई, उसके कंधे पर आकर बैठ गई। यह मेरी दोस्त है, अनन्या ने कहा। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। राजेश को समझ आ गया, प्रोफेसर सही कह रहे थे। अनन्या गुड़िया से जुड़ी हुई थी। जब तक गुड़िया है वो फंसी रहेगी। मीरा ने बर्तन में पानी भर लिया। उसने गंगा जल की डिबिया खोली। पूरा गंगा जल पानी में उंडेल दिया। राजेश तैयार है, उसने धीरे से कहा। राजेश ने हिम्मत की। उसे गुड़िया को अनन्या से छीनना होगा और पानी में डुबोना होगा, लेकिन कैसे? तभी उसे याद आया, डायरी में लिखा था, प्यार से उसे जाने दे, प्यार। राजेश ने घुटने टेक दिए अनन्या के सामने। अनन्या, बेटा। अनन्या चौंकी। तुमने मुझे बेटा कहा? हाँ, क्योंकि तुम एक बच्ची हो, किसी की बेटी, और हर बच्चे को प्यार की जरूरत होती है। राजेश की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी पारी याद आई, उसकी मासूम बेटी। अनन्या, तुम 100 साल से यहां अकेली हो, दर्द में। यह गुड़िया तुम्हारी दोस्त है, मैं जानता हूं, लेकिन यही तो तुम्हें रोक रही है। तुम्हारी मां तुम्हारा इंतजार कर रही है दूसरी तरफ, जहां कोई दर्द नहीं, कोई आग नहीं, बस प्यार है। अनन्या की सिसकियां तेज हो गईं। मीरा भी आगे आई। उसने भी घुटने टेक दिए। बेटा, मीरा ने कहा, मैं एक मां हूं और मैं जानती हूं कि तुम्हारी मां को कितनी तकलीफ हो रही होगी। वो चाहती है कि तुम शांति में रहो, खुश रहो।
न कि यहां फंसी रहो। अनन्या रोते रोते उनकी ओर देख रही थी। उसका विकृत चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था, वापस एक मासूम बच्ची का चेहरा बन रहा था। लेकिन मुझे डर लगता है, अगर मैं गुड़िया छोड़ दूं तो मैं गायब हो जाऊंगी। नहीं बेटा, राजेश ने कहा, तुम गायब नहीं होगी, तुम आजाद हो जाओगी, तुम अपनी मां के पास जा सकोगी। राजेश ने अपना हाथ बढ़ाया। मुझे गुड़िया दे दो, मैं वादा करता हूं मैं उसे सम्मान से रखूंगा, लेकिन तुम्हें जाना होगा। तुम्हारी मां तुम्हारा इंतजार कर रही है। अनन्या ने गुड़िया को देखा। गुड़िया अब हिल नहीं रही थी, बस एक साधारण पुरानी गुड़िया थी। मेरी दोस्त, अनन्या फुसफुसाई। फिर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उसने गुड़िया को उठाया और राजेश की ओर बढ़ाया। ले लो, लेकिन इसका ख्याल रखना, ये मेरी आखिरी निशानी है। राजेश ने कांपते हाथों से गुड़िया ली। वो ठंडी थी, बहुत ठंडी। मैं वादा करता हूं, राजेश ने कहा। वो तेजी से रसोई की ओर भागा। मीरा ने बर्तन तैयार रखा था। राजेश ने गुड़िया को पानी के ऊपर रखा। अब मंत्र, मीरा ने कहा। राजेश ने डायरी देखी, मंत्र पढ़ना शुरू किया। AUM, शांति शांति शांति। यह आत्मा मुक्त हो, यह दर्द समाप्त हो, यह बंधन टूट जाए। उसने गुड़िया को धीरे धीरे पानी में डुबोना शुरू किया। हॉल से अनन्या की आवाज आई, एक दर्द भरी चीख। नहीं, दर्द हो रहा है। राजेश रुक गया, लेकिन मीरा ने उसका हाथ पकड़ा। करो, ये जरूरी है। राजेश ने फिर डुबोना शुरू किया। गुड़िया का आधा हिस्सा पानी में चला गया। अनन्या की चीखें और तेज हो गईं, लेकिन अब उनमें दर्द कम और कुछ और था। राहत, मैं महसूस कर सकती हूं, यह हल्का हो रहा है। राजेश ने पूरी गुड़िया पानी में डुबो दी और उसी पल हॉल में एक तेज रोशनी फूटी, सुनहरी रोशनी, इतनी तेज कि राजेश और मीरा को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा अनन्या वहां खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा जला हुआ नहीं था, साफ था, सुंदर था, एक 8 साल की प्यारी बच्ची का चेहरा। वो मुस्कुरा रही थी। मैं आजाद हूं, उसने कहा। और उस रोशनी में एक और आकृति दिखी, एक औरत की, हाथ फैलाए। अनन्या, औरत ने पुकारा। मम्मा, अनन्या खुशी से चीखी। वो उस औरत की ओर दौड़ी। औरत ने उसे गले लगा लिया। पहली बार 100 साल में अनन्या ने अपनी मां को महसूस किया। मम्मा, आप आ गईं। हाँ बेटा, अब चलो, घर चलते हैं। वहां कोई दर्द नहीं है, बस प्यार है। अनन्या ने पीछे मुड़कर राजेश और मीरा को देखा। थैंक यू, उसने हाथ जोड़े। आपने मुझे आजाद किया। राजेश और मीरा ने भी हाथ जोड़े। शांति से रहो बेटा, मीरा ने कहा। अनन्या मुस्कुराई, एक सच्ची, मासूम, खुश बच्ची की मुस्कान। फिर वो अपनी मां के साथ उस रोशनी में चली गई। रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ी और गायब हो गई। कुछ दिन बाद हवेली में अब वो भारीपन नहीं था, वो अंधेरा नहीं था। खिड़कियों से धूप अंदर आ रही थी, पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। राजेश और मीरा ने हवेली की सफाई का काम फिर से शुरू किया, इस बार डर के बिना। तीसरी मंजिल के उस कमरे में जहां अनन्या मरी थी, राजेश ने एक छोटा सा मंदिर बनवाया। वहां उसने अनन्या की एक तस्वीर रखी, एक खुश बच्ची की तस्वीर जो उसे पुराने फोटो एल्बम में मिली थी, और उस तस्वीर के सामने गुड़िया रखी थी, साफ की हुई, सम्मान से। ये उसकी याद है, राजेश ने मीरा से कहा। वो यहां थी और अब वो शांति में है। मीरा ने मुस्कुराकर सहमति जताई। लेकिन उस रात जब सब सो गए थे, पारी की नींद खुली। उसे प्यास लगी थी। वो पानी पीने उठी और जब वापस बिस्तर पर जा रही थी तो उसकी नजर खिड़की पर गई। बाहर चांदनी में एक छोटी लड़की खड़ी थी, सफेद फ्रॉक में। वो मुस्कुरा रही थी और हाथ हिला रही थी, अलविदा कहते हुए। पारी ने भी हाथ हिलाया। फिर वो लड़की धीरे धीरे गायब हो गई हवा में। पारी मुस्कुराई और वापस सो गई। समाप्त। लेकिन अगली सुबह जब राजेश तीसरी मंजिल के मंदिर में प्रार्थना करने गया तो उसने देखा गुड़िया की पोजीशन बदली हुई थी। कल वो सीधी बैठी थी, आज उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था, दाईं ओर, जैसे वो किसी को देख रही हो। राजेश का दिल तेजी से धड़का। उसने गौर से देखा। गुड़िया की आंखें, क्या वो हिली? नहीं। राजेश ने अपना सिर झटका। बस वहम है, अनन्या जा चुकी है, शांति में है। उसने प्रार्थना की और नीचे चला गया, लेकिन वो नहीं जानता था कमरे में अकेले में
गुड़िया के होंठ धीरे धीरे मुड़े, एक मुस्कान बनी और खिड़की से आती ठंडी हवा में एक फुसफुसाहट सुनाई दी। मैं अभी भी यहाँ हूँ,